हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अब तक काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और आपकी एग्ज़ाम के प्रति जो आपका मोटिवेशन होगा वो लगातार बना होगा। तो आज की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके अंदर आपकी जो एक महत्वपूर्ण यूनिट है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर हमने टॉपिक 1 आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हमने आपके साथ डिटेल के अंदर डिस्कशन किया था। तकरीबन एक जो क्लास हमने इससे पहले डिस्कस की थी, लगभग आधे घंटे की क्लास थी, जो नॉलेज एस्पेक्ट के लिए और पूरे सिस्टम को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। हमने आपसे कहा था कि जो रिमेनिंग प्रोपोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आज आपके साथ हम हाजिर हैं दोबारा उस नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये किस तरीके से डेवलप हुआ, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो कौन कौन सी फेजेस हैं, जिन जिन फेजेस में हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम इंप्रूव किया, डेवलप किया, उस बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपकी क्लास जो होगी आज की काफी इंपॉर्टेंट होगी, काफी दिलचस्प क्लास होगी, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इससे पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो काफी कुछ आपने पढ़ा होगा जो शायद आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप अभी नए नए आपने स्टार्ट की है प्रिपरेशन यूजीसी नेट की तो डेफिनेटली बहुत कुछ आप नया सीखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कई फेसेस से होके गुजरा हुआ है। यानी हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कई तरीके से जो है वो मतलब गुजरा, उसके बाद आज जिस आप सिचुएशन को देख रहे हैं वो सिचुएशन आज आपको देखने को मिल रही है। तो यानी हम लोग इसको कई पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टोटली इसके 3 फेजेस जो हैं, 3 अलग अलग फेजेस जो हैं उन पे हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा आपका अप टू 1951, यानी 1951 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड तक हमारे देश के अंदर का क्या सिस्टम था, क्या चीजें थी हमारे देश में, उनके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें आप ये कह सकते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियोज हैं, देश आजाद होने के पहले तक का जो सीन है वो हम पहले फेज में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 1991 से लगा के 1951 से लगा के मिड 80s तक का जो समय है, यानी आप ये कह सकते हैं 1951 से लगा के जो मिड 80s तक का समय है, उसके अंदर हमारे देश में किस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो इसकी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगी वो फेज होगी आपकी फेज थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि 90s के बाद, अर्ली 90s से लगा के और करंट सिनेरियोज तक हमारे देश में किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम और जो बैंकिंग सिस्टम है वो डेवलपमेंट उसका हुआ। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके फेज फर्स्ट की, तो फेज फर्स्ट बेसिकली क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम वॉज इमेच्योर एंड रूडिमेंट्री। बेसिकली क्या था हमारा 1951 से पहले, यानी फेज 1 के अंदर हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम था बिल्कुल इमेच्योर था, यानी बहुत सारी इसमें कमियां थी जो कि हमें देखने को मिलती थी। सारी चीजें हमारी अंडर डेवलप्ड थी, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत बेहतर नहीं थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमारे देश में नहीं था, क्योंकि देश बिल्कुल गुलामी की सिचुएशन में था ही 1951 से पहले। तो चीजें जो थी वो बहुत ही अनसिस्टमेटिक वे में चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के सिस्टम को अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अपने देश अपने कह सकते फायदे के लिए, तो उन्होंने अपने स्तर से चीजों को बनाया। तो जो सिचुएशन होनी चाहिए थी शायद उस तरीके की सिचुएशन नहीं थी। यानी हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर उसको कैसे बेहतर किया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे बेहतर किया जाए, इन सब चीजों की समस्याओं को लेकर उस समय जूझ रहा था। आगे अगर इसी को हम और कैरी करें तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस फेज देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स प्रेजेंट इन इंडिया। हालांकि इस फेज में फिर भी हमारे देश में तकरीबन 600 ऐसे बैंक थे जो कि काम कर रहे थे। अब कुछ ऐसे बैंकों का हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बैंक एस्टेब्लिश होता है जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 के अंदर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बेसिकली एस्टेब्लिश होता है, और ये कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश होता है। मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहला बैंक कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, तो 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, ये भारत का सबसे पहला बैंक, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक बैंक था। इसके बाद हम लोग इसकी बात करें तो ये 1832 तक, 1832 में क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यू हो गया। 70 में एस्टेब्लिश हो गया और 1832 में मतलब ये डिसकंटिन्यू हुआ। तो काफी लंबा समय रहा, काफी लंबे समय तक इस बैंक ने काम किया। उसके बाद कुछ और बेसिकली बैंक्स हैं जो कि एस्टेब्लिश होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जैसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया,
जो कि 1786 में स्टैब्लिश हुआ और 1791 तक काम किया। फिर अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 से 1958 तक रहा। ये बैंकें आपकी मतलब स्टैब्लिश हुई, उसके स्टैब्लिश होने के बाद किसी कारण से इस ड्यूरेशन के बाद ये इन्होंने क्या किया, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद 19 सेंचुरी के अंदर जो आज भी एक बैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक आज भी अपने आप में एक बहुत ही बड़े बैंक के नाम में, मतलब बड़े बैंक के रूप में जाना जाता है। वो 1894 के अंदर स्टैब्लिश हुआ और 1865 में इलाहाबाद बैंक, जिसे आज इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, वो स्टैब्लिश हुआ। देखिए इन बैंकों के बारे में आप जाने रहिए, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जाने रहिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे एक पूछा जाता है सवाल कि कुछ बैंकें दे रखी हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो ओरिजिन हुआ था, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, मतलब कौन पहले हुआ था कौन बाद में होता है, इस तरीके से। तो अगर ये आता नहीं होगा आपको, इसके ईयर्स नहीं आते होंगे तो कर नहीं पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा फिर ये। नेक्स्ट बात करें तो कुछ और बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इनको क्या किया गया, मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद इंपीरियल बैंक के नाम से इन्हें स्टैब्लिश किया गया, जो आज की डेट में बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने सुना भी होगा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनको स्टैब्लिश किया गया, मतलब मर्ज किया गया, मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर बाद में क्या किया गया, इसी इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आजकल हम लोग जानते हैं। तो ये तो बात थी बैंकिंग में कुछ बड़े बैंकों का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1951 तक। उसके अलावा इसी फेज के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी के नाम से जानते हैं, ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ। ये ध्यान रखिएगा भैया, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ, जो एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन था आपका, बीएससी था। बीएससी हैज हेल्प डेवलप इंडियाज कैपिटल मार्केट। भारत के कैपिटल मार्केट को डेवलप करने में बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा रोल है। और ये डेप्थ मार्केट बेसिकली इसने ही काफी डेवलप किया, तो कैपिटल मार्केट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। आगे देखो, हिल्टन यंग कमीशन जो है 1930 में रिकमेंड करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका क्या किया जाए, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की जो रिकमेंडेशन है, पूछा जाता है किस आयोग के द्वारा बना था, तो हिल्टन यंग कमीशन। और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। तो ये कुछ कहानी थी 1951 तक। हालांकि और भी कुछ बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजों को आपको समझना जरूरी था। यहां तक सब कुछ फिट है, बढ़िया, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। 1951 के बाद आता है सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज के अंदर हमारे देश में जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है उसको यूज किया गया और वो धीरे धीरे क्या करना, ग्रो करना उसने स्टार्ट कर दिया। यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम थे आपके, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। और उसी से क्या हो गया, आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट कर देता है। यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी ग्रोथ करने लगता है। और ये क्यों करने लगता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो भी आपका तेजी से बढ़ जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स हैं और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो सारी चीजें आपकी बहुत सही तरीके से धीरे धीरे काम करना स्टार्ट होने लगी। यानी द मेन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी कैरेक्टराइज्ड इनटू 4 ब्रॉड ग्रुप्स। 4 बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसमें इस फेज के अंदर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो 4 कौन कौन से ग्रुप हैं? सबसे पहले पब्लिक या गवर्नमेंट ओनरशिप होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ये कहा गया कि भाई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनकी गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। दूसरी हो जाएगी आपका फॉरफिटिगेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से उसको समराइज किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के अंडर में है, कौन से उसके अंडर से बाहर है, वो उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से करना। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी इसका मुद्दा रखा गया। और फिर था पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, यानी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंदर भी जो है पार्टिसिपेशन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रखा जाएगा। ठीक है ना, ये चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब कुछ चीजों पर और बात करते हैं। ये तो आपको सबको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 के अंदर आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकों का नेशनलाइजेशन जो है कब किया गया? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर किया गया।
तो आपको याद होगा 2 प्रकार से बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, एक तो 14 बैंकों का होता है, एक बार क्या होता है 6 बैंकों का होता है। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, उनको एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले तो आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में हुआ। फिर 14 कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन जुलाई 69 के अंदर हुआ। फिर नरसिम्हम कमेटी बनी 1975 के अंदर, जिसने रिकमेंड किया कि हमारे देश में आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक होने चाहिए। इसीलिए रीजनल रूरल बैंक जो है आपके वो 2 अक्टूबर 1975 को हमारे देश का पहला जो आरआरबी है वो एस्टैब्लिश किया गया। कब हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। फर्स्ट आरआरबी आपकी 1975 के अंदर एस्टैब्लिश हो गई। इसके अलावा नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 शिवरमन समिति के माध्यम से किया गया। नाबार्ड कब हुआ है? नाबार्ड बेसिकली हुआ है आपका 12 जुलाई 1982। कौन सी कमेटी थी? शिवरमन कमेटी थी। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक जो है 1988 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, और सिडबी जो है आपका 1990 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। तो सिडबी का काम क्या है? ये स्मॉल स्केल जो आपकी इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए सिडबी का काम है उनको डेवलप करना, उनके लिए तमाम सारी स्कीमें प्रोवाइड कराना। तो इसमें जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है पोस्ट 90s, 1990 के बाद का जो समय है वो बेसिकली क्या बताता है। तो 1990 के अंदर 1991 के अंदर क्या होता है? क्राइसिस आता है। तो 1991 के क्राइसिस ने बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया देश के इकोनॉमिक सिस्टम में। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो चीजें आपकी 1991 के बाद ही आती है, 1991 के अंदर आती है इसी क्राइसिस के बाद। तो इसने क्या किया? इसकी पूरे रूपरेखा में काफी परिवर्तन करने के बेसिकली काम किए। तो क्या क्या काम हुआ? सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। पहले क्या था, जो आपका सेकंड फेज थी उसमें कहा गया कि भाई जो बैंकें होंगी वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल होंगी। अब कहा गया कि गवर्नमेंट कंट्रोल से उन्हें प्राइवेट कंट्रोल कर दिया जाए। रीऑर्गेनाइजेशन होगा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का। जो इंस्टीट्यूशनल का स्ट्रक्चर है उसे क्या किया जाएगा? रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, नए तरीके से उसे मेंटेन करेंगे। और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे उनको भी प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी इसके अंदर रखी जाएगी। इसी पर्पस के लिए कुछ और चीजें हैं बेसिकली इसी में आपकी नरसिम्हम कमेटी जो है, नरसिम्हम कमेटी के माध्यम से कई सारे जो रिफॉर्म्स हैं आपके लाए जाते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, कई सारे रिफॉर्म भी इनके इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट ओपन इकोनॉमी द ग्रांट प्राइवेट प्लेयर्स इन एंट्री ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। यानी बैंकिंग के अंदर पहले प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ सकते थे, अब उनको भी अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हैं जिसमें कुछ बड़ी बैंकें जो आज भी बहुत बड़ी सेवा दे रही हैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, DCB, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारी बैंकें जो हैं बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 10 बड़े प्राइवेट बैंक्स थी जो कि जिनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हैं। 1992 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। तो पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था इंडिया का? वो था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और 1992 में कौन सा स्टार्ट होता है? आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बेसिकली फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करता है। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है, पहला कौन सा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करता था? तो कौन था आपका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992। उसके बाद नरसिम्हम कमेटी एक बार फिर से 1998 के अंदर बनती है, जिसने रिकमेंड किया एंट्री ऑफ मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। यानी जो 1998 की बेसिकली नरसिम्हम कमेटी है उसने बैंकों के लिए और रास्ते खोले। तो कुछ बड़े बैंक और खोले, जैसे कोटक महिंद्रा 2001 के अंदर आया, यस बैंक 2004 के अंदर आया, जिसको आरबीआई के द्वारा मान्यता देगी। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। इसी तरीके से सन 2013-14 के अंदर बंधन और IDFC बैंक, इनका भी स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो इनके साल याद रखिएगा भैया, अगर पढ़ो तो कोटक महिंद्रा सन 2001 और यस बैंक है सन 2004 के अंदर, और बंधन बैंक है आपका कब? 2013 और 14 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ बेसिकली बैंक्स हैं जो इस पीरियड के अंदर आपकी स्टैब्लिश होती हैं। चलिए आगे देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंस का एक टर्म है जिसको समझना है। यानी द वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सच एज बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज।
यानी जो हमारे देश का वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर बैंक के, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ये कंपनीज का होना जरूरी है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फेयर पेमेंट सिस्टम के लिए, क्लियरिंग हाउसेस के लिए, इसके अलावा जो और सेटलमेंट्स हैं वो सारी चीजें करनी। ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली काम करती रहें तो हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है हमेशा मेंटेन रहेगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है बेसिकली जो मार्केट के अंदर कह सकते हैं इकोनॉमी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उन पे कंट्रोल रखा जाए, वो इजीली फ्लक्चुएट ना हो, यानी ऐसा कुछ ना कर जाए जिससे हमारे देश के लोगों के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़े डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बेसिकली रोल क्या है, क्यों उसका, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ गवर्नेंस सिस्टम बनाया जाए ताकि उस पर कंट्रोलिंग रखी जा सके। सिस्टमैटिक रिस्क पर क्या करना, उसको मॉनिटर करना, उसको मेजर करना, उसको मॉनिटर करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसीज टू मिटिगेट आइडेंटिफाइड सिस्टमैटिक रिस्क, यानी आइडेंटिफाइड तरीके से सिस्टमैटिक रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तमाम पॉलिसीज डेवलप करना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक संस्थान स्टैब्लिश किया गया सन 2010 के अंदर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। क्या फुल फॉर्म है? FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि दिसंबर सन 2010 के अंदर भारत सरकार ने इसको सेटअप किया। ये जो बेसिकली है अपेक्स लेवल फोरम है, किसके लिए? strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 2010 के अंदर स्टैब्लिश की गई। और इसका जो बेसिकली रेगुलेशंस होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए इसका रेगुलेशन किया जाता है। चलिए कुछ और चीजों पर खुद समझ लीजिए, बस अंतिम पड़ाव में है क्लास के। देखिए इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, इसकी मेंबरशिप क्या है? तो कहा गया है कि इट इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो आपका ये इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपका कमेटी इंस्टीट्यूशंस है, काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है बेसिकली इसका जो चेयरपर्सन होता है वो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जितने हेड होते हैं ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, जैसे कि सेबी हो गया, RBI हो गया, इरडा हो गया, IRDA हो गया, PFRDA हो गया, इन सबके जो हेड्स होते हैं वो भी इसके बेसिकली कंपोजिट मेंबर्स रहते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इसका भी मेंबर रहता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसका भी मेंबर होगा, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि जो इसका हेड होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, बाकी जितने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं उन सबके हेड होंगे, चाहे वो सेबी हो, चाहे RBI हो, चाहे आपका इरडा हो, चाहे PRFDA हो, चाहे आपका DFS हो, DEA हो, या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो, वो सारे लोग उसके अंदर रहेंगे। फिर कहा गया इन 2018 द गवर्नमेंट reconstitute FSDC to include the ministers of state responsible for the development of economic affair, यानी इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी इन्वॉल्व कर दिया गया ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अपना काम कर सके, उस पर भी अपनी वॉच बना रख सके। क्लियर है ये? इसके अलावा बताया गया है इसके अंदर द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी IBBI का भी जो मेंबर होगा वो इसके अंदर उसे शामिल कर लिया गया। अ सब कमेटी ऑफ FSDC was formed to assist the FSDC, एक सब कमेटी बनाई गई जो इसको कई तरीके से इसके मतलब इस पे कह सकते हैं प्रॉपर काम कर सके, जो भी कमियां हैं उनको और बेहतर बना सके। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको शायद नहीं आ रही होगी। तो ये सारी चीजें थी इसके बारे में। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस को देख लीजिए, उसके बाद हम आपकी क्लास को खत्म करते हैं। तो FSDC के जो फंक्शंस हैं बेसिक तौर पर, इसका फंक्शंस क्या है, यानी विदाउट prejudice the autonomy of the regulator, the council monitor the macro prudential supervision of the economy, यानी जो भी विवाद होते हैं उनको निपटाते हैं, और बाकायदा ये रेगुलेटर पर कोई मतलब जो भी रेगुलेटर है वो रेगुलेटिंग बाकायदा एक पूरी कमेटी के थ्रू किया जाता है। उसमें आपकी जो भी इसकी बाकायदा फंक्शनिंग होती है, आपकी फाइनेंशियल सिस्टम की जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं उन सबकी फंक्शनिंग को एक बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा परफॉर्म करने का काम किया जाता है। क्लियर है ये? इट आल्सो फोकस ऑन द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी इसका बेसिकली फोकस होता है, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए,
ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये सारे बैंक जो सिस्टम है इन सबके माध्यम से ये लोन प्रोवाइड कराना और बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने का काम बेसिकली इसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसका इवोल्यूशन कैसे था, इसके तीनों फेजेस आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर ये तीनों फेजेस आपको क्लियर हो गई हैं तो काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही कंटेंट रखेंगे, बाकी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश तो मेरी यही होगी कि इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सारी चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए, ताकि अगर एक बार आप चैनल पर आए तो आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा आप मोटिवेट होके बहुत एनर्जेटिक तरीके से काम करिए, ताकि आपके जो विजन है उन विजन तक आप आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।